नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11 का चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का वीडियो 2 यानी कि पार्ट 2। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन अंडर लिबरलाइजेशन। उसके 5 पार्ट हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं पिछले पार्ट में, और अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्राइवेटाइजेशन, इट रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल to private sector, thereby reducing the role of public sector. In other words, it means shading of the ownership and management of a government owned enterprises. It may also mean de-reservation of industries previously reserved for public sector. Government company are converted into private company in two ways: by withdrawing of the government from ownership and management of the public sector company. Second, बाय द मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो बच्चों, मैंने जैसा पहले बताया था, प्राइवेटाइजेशन जैसे कि हमारा लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, पहले जो थी 17 इंडस्ट्रीज थी जिसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, चाहे वो ग्रोथ करना पड़े चाहे उनका इंक्रीमेंट करना पड़े। तो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए या उसमें ग्रोथ करने के लिए हमें एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अब क्या कर दिया सरकार ने, क्या करा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो घटा के लाइसेंसिंग प्रकरणीकरण जो करा, खाली 3 सेक्टर को अपने अंडर में रखा, बाकी सारे कहां भिजा दिए उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर में। यानी कि जितनी 17 इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के लिए काम कर रही थी वो घटा के 3 ही सेक्टर रह गए जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, और 3 ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां, 3 पब्लिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही थी। समझ में आए? 3 चीजों के लिए गवर्नमेंट काम कर रही थी। पहला था डिफेंस, दूसरा था रेलवे, और चौथा था एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर जहां पर बनते हैं, न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनते हैं। तो बच्चों, ऐसी जगहों पर आपका जो रोल था वो गवर्नमेंट का था। लेकिन अब क्या करा सरकार ने, वो जो 17 इंडस्ट्रीज को घटा के 3 करा, यानी कि बाकी 14 कहां गई, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में आ गई। तो प्राइवेट सेक्टर में जब आ गई तो यानी कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि ऑनरशिप हैज टू बी ट्रांसफर टू द प्राइवेट फर्म और एनी ओन एंटरप्राइजेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को उसकी ओनरशिप दे दी, या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी को उसकी ओनरशिप दे दी। ठीक है, और उसका मैनेजमेंट दे दिया जिससे कि वो कंपनी उसमें काम कर सके। ऐसा किस तरीके से हो सका? प्राइवेटाइजेशन को किस तरीके से लागू किया गया? डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज का डी रिजर्वेशन किया गया। सेकेंड पॉइंट बोला गया यहां पर, कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनी थी यानी कि पब्लिक कंपनी थी, उनको कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट कंपनी में 2 तरीकों से। पहले क्या करा, गवर्नमेंट ने अपना रोल खत्म कर दिया 14 सेक्टर, जो 14 कंपनियां थी उनमें से। ठीक है, तो यहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट का सारा काम किसको दे दिया, पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। ठीक है। सेकंड था बाय द मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने राइट्स के जो ओनर और शेयर्स थे वो गवर्नमेंट ने किसको दे दिए, पब्लिक सेक्टर को दे दिए। तो ये 2 तरीके से प्राइवेटाइजेशन को भारत में लागू किया गया। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को किया गया। डी नेशनलाइजेशन पहला फॉर्म है जिसके तरीके से प्राइवेटाइजेशन लाया गया। डी नेशनलाइजेशन क्या था? व्हेन 100% गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट्स इज ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, इट इज कॉल्ड डी नेशनलाइजेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेजिक सेल। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जब गवर्नमेंट ने जो भी उसके उत्पादित संपत्तियां थी उसका 100% राइट ऑनरशिप किसको दे दी, किसी प्राइवेट सेक्टर पे ट्रांसफर कर दी, उसकी ऑनरशिप या कंट्रोल। ठीक है, जो प्रोडक्शन करती थी ऐसी चीज, उसका पूरा राइट, उसका ओनरशिप किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को कर दिया। तो इसे कहा गया डी नेशनलाइजेशन, और इसे स्ट्रेटेजिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। When less than 100 and more than 50% ownership is transferred, it is case of partial privatization with private sector owing majority of share. In this situation, the private sector can claim to the possess substantial autonomy in its functioning. It is also known as partial sale. तो बच्चों यहाँ पर जो बोला गया सिंपल सी बात है, यानी कि गवर्नमेंट ने 100% से तो कम लेकिन मोर देन 50% अपने ओनरशिप राइट्स को किसे ट्रांसफर कर दिया, किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट
प्राइवेट ऑनर्स को ट्रांसफर कर दिया अपने ऑनरशिप राइट्स, तो ऐसी कंडीशन में या फिर अपने 50% से ऊपर के शेयर और 100% से कम के शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिए, तो ऐसी सिचुएशन में इसे बोला गया पार्शियल सेल, यानी कि पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? यानी कि अगर 100% कंपनी के शेयर थे तो 100% में से लेस देन 100% किसको ट्रांसफर कर दिए? प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिए। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट था डेफिशिएट प्राइवेटाइजेशन एंड टोकन प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया? डेफिशिएट प्राइवेटाइजेशन एंड टोकन प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, देख लेते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट its share to extend to 5 to 10% to meet the deficit in the budget, it is termed as a deficit privatization and token privatization। तो सिंपल सी बात है, देखो तीसरा प्राइवेटाइजेशन कौन सा? जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने शेयर्स का 10 से 5% हिस्सा बजट में कम कर देती है और उन्हें कहां दे देती है? प्राइवेट सेक्टर में दे देती है। यानी कि अपने सेक्टर से घटा के 5 और 10% शेयर किसको ट्रांसफर कर देती है? वो प्राइवेट ओनरशिप में ट्रांसफर कर देती है। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है डेफिशिएट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया? तो इसे कहते हैं हम डेफिशिएट प्राइवेटाइजेशन। किस लिए करते हैं ये? क्योंकि बजट को कम किया जा सके। समझ में आया? ताकि खर्चा कम किया जा सके। चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्राइवेटाइजेशन के? द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन आर इंप्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरीके से इंप्रूव करा जा सके, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को लगाया गया। रेजिंग फंड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू फंड को रेज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाया जा सके। ठीक है, फंड को लाया जा सके, कमाया जा सके। रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पे जो इतना वर्कलोड है उसको रिड्यूस करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन लगाया गया, उसकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर थे, उनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी क्या लाया गया? प्राइवेटाइजेशन लाया गया। प्रोवाइडिंग बेटर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, उपभोक्ता को अच्छी से अच्छी सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करने के लिए, बेटर क्वालिटी में चीजें प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। क्योंकि कंपटीशन आएगा, अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो compete नहीं कर पाएगी। नई टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा, बेटर और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। समझ में आया? ब्रिंगिंग हेल्थी कंपटीशन विद इन एन इकोनॉमी, लोगों के बीच, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच कंपटीशन पैदा करे, ठीक है, और इकोनॉमी को बढ़ाए, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करे, हेल्दी कंपटीशन पैदा करे। तो ऐसी कंडीशन को लाने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। मेकिंग अ वे ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी भारत में लाने के लिए या उसमें नई चीजें करने के लिए एफडीआई ने अपना रोल निभाया और प्राइवेटाइजेशन किया गया। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से उसकी एक लिमिट सेट कर दी गई, मोर देन 51% दे कैन इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी। ठीक है, तो ऐसा भी बोल दिया गया। और प्राइवेट सेक्टर यानी कि उनका पूरी ऑनरशिप का राइट किसको दे दिया? एक प्राइवेट सेक्टर, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी फॉरेन कोई अगर फॉरनर कोई आना चाहे और हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहे तो दे कैन इन्वेस्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नवरत्न एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसीज। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नवरत्न एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसीज। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, इन्फ्यूज प्रोफिलिज्म एंड enable them to compete more effectively in the liberalized global environment, the government identify PSU and declare them Maharatna and Navratna and Mini Navratna. These are given greater managerial and operational autonomy in taking various decisions to run the company efficiently and thus increase their profit. Greater operational and financial and managerial autonomy has also been granted to profit making enterprises referred to as a mini Navratna. In 2011 about 90 public enterprises were designated with the different status.
फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विद देयर स्टेटस आर एज फॉलोज। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सिंपल सी बात है कि समय के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके अंदर क्या लाने के लिए, प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन पैदा करने के लिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए लिबरलाइज करा। ठीक है, हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को लिबरलाइज करा। जब बिजनेस को लिबरलाइज करा तो बिजनेस को लिबरलाइज करने के बाद उसने पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने 3 चीजों में बांट दिया, महारत्ना, नवरत्न और मिनी नवरत्न। 3 चीजों में कंपनियों को बांट दिया, यानी कि पब्लिक सेक्टर को 3 चीजों में बांटा। पहला था महारत्न, जिन्हें महारत्न बोला गया, फिर नवरत्न, कुछ कंपनियों को नवरत्न में बांटा गया और कुछ मिनी नवरत्न में बांटा गया। ठीक है, इसमें यह बोला गया कि जब इन्हें नवरत्न, मिनी महारत्न और मिनी नवरत्न में बांटा गया तो इन्होंने क्या करा, इसे पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया, और जिससे कि इन कंपनियों में भी बहुत अच्छी एफिशिएंसी से काम हो सके, मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जो भी काम करे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके कंपनी द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग सारे डिसीजन जो लेती थी वो कौन लेती थी, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी लेती थी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो ज्यादा ऑपरेशन करता था, ग्रेटर ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल ऑटोनॉमी हैज आल्सो बीन ग्रांटेड टू प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस रेफर टू एज मिनी नवरत्न। तो क्या बोला गया, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट को ट्रांसफर करा, 3 कैटेगरी में बांटा था, पहला महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो कंपनी के अंदर जो काम हो रहा था उनके अंदर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ऑपरेशनल अच्छा करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उन्हें ट्रांसफर कर दिया मिनी रत्ना, महारत्ना में। ठीक है, इन 2011 90 पब्लिक एंटरप्राइजेस वर डेजिग्नेटेड विद डिफरेंट स्टेटस। 90 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि जो पब्लिक सेक्टर था, ठीक है, उसको डेजिग्नेट करा गया डिफरेंट स्टेटस के साथ 2011 में। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विद स्टेटस आर एज फॉलोज। और जो कुछ एग्जांपल हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकंड है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्न में देखिए आप, नवरत्न में उन्होंने भेल को बांटा है यानी कि BHEL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि BSNL, और आपने MTNL का नाम सुना होगा, ये दोनों यहाँ पर हैं। मिनी नवरत्न में भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मिनी नवरत्न में ये 2 एग्जाम्पल हैं, कुछ ही एग्जाम्पल दिए बेटा, है तो बहुत सारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि अपने देश की इकोनॉमी को, यानी कि अपने देश के पैसे को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, इंटरकनेक्शन बिटवीन द वर्ल्ड कंट्री, वर्ल्ड मनी, वी कॉल्ड इट ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट करना ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन किस चीज को इंक्रीज करता है, फॉरेन ट्रेड को करता है, यानी कि हम अपने व्यापार को विदेश तक ले जा सकें। प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, इंक्रेज करता है कि प्राइवेट लोग उसमें आके FDI के थ्रू पैसा लगाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकें और हमारा व्यापार ग्लोबलाइज हो जाए, वर्ल्ड में फैल जाए। ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन एंड आउटकम ऑफ अ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम टू ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड टुगेदर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स क्या है, एक टर्म है जिसके अंतर्गत बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, जिसके अंतर्गत ये क्या है, एक सेट ऑफ पॉलिसी है जिसका एम होता है कि वर्ल्ड के सभी कंट्रियों से इंटरडिपेंड होके और इंटीग्रेट होके काम किया जा सके। समझ में आया? वर्ल्ड के साथ इंटरडिपेंडेंस होना और इंटीग्रेटेड होना, इंटीग्रेशन होना ही इसका मेन मोटो था ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लिंक इन सच अ वे हैपनिंग इन इंडिया कैन बी अ नीड बाय इवेंट हैपनिंग माइल अवे, इट इज टर्निंग देम इनटू वन होल एंड क्रिएटिंग द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पर जो
ग्लोबलाइजेशन को क्रिएट किया गया, इसका क्रिएट क्यों किया गया? इसलिए करा गया कि लोगों की जरूरतों के हिसाब से नई चीजों को पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा सके और अपने बिजनेस को बॉर्डरलेसली कहीं भी पूरे वर्ल्ड में बढ़ाया जा सके। ग्लोबलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू भारत को जोड़ा गया अगर अलग अलग देशों से, ताकि भारत की भी जरूरतें पूरी हो सके। दूर बैठे भी दूर दराज बैठे देशों में भी हमारा व्यापार फैल सके। समझ में आया बच्चों? ये थी हमारी ग्लोबलाइजेशन टर्म। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आउटसोर्सिंग, तो बच्चों ये भी एक एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का, देख लीजिए, बता देता हूं मैं आपको। An outcome of globalization, this is one of the most important outcome of globalization process. In outsourcing, a company hires regular service from external sources, money from the other country, which were previously provided internally and from within a country, like legal advice, computer services, advertise, etc. In other words, outsourcing means getting a work done in on the contract from someone outside. देखो बच्चों, एक आउटसोर्सिंग के टर्म को मैं बहुत इजीली समझाता हूँ। जैसे कोई विदेश में बैठा है, वहां पे उसका वो काम नहीं हो रहा है, उसने यहाँ इंडिया में से, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर पे काम होता है, तो इंडिया को क्या दिया, काम दिया किसी कंपनी में, ठीक है, वहां की लेबर से वो काम कराया और अपने काम को डन करा के उनको पैसे सौंप दिए। तो ऐसी चीज में उन्होंने क्या कराई, आउटसोर्सिंग कराई। समझ में आया बच्चा? हमारे लिए क्या है, ये आउटसोर्स है, बाहर से आ रहे हैं सोर्स, यानी कि हमें काम मिल रहा है। समझ में आया बच्चों? तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है आउटसोर्सिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दूसरी कंपनी, एक कंपनी अपने अंडर हायर करती है दूसरी कंट्री के लोगों को, जिससे वो अपना काम करवाती है और काम करवाने के बाद उन्हें पैसा पे कर दिया जाता है, ठीक है, जहां पर चीप लेबर में उन्हें काम डन मिलता है। तो इसी कारण ये आउटसोर्सिंग की जाती है। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया होगा? इसका मैं एक एग्जांपल आपको मैंने अभी समझाया। आप क्या हो, आप अमेरिका में बैठे हैं, आपने देखा होगा अमेरिका में मोस्टली जो वर्कर्स हैं हमारे कौन है, आईटी लेवल पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं आईटी लेवल पे इंडियंस पे काम? क्योंकि हमारे इंडियंस में चीप लेबर है, यहाँ पर जो लेबर रेट है बहुत चीप है, तो उनको यहाँ के हिसाब से बहुत चीप लेबर पे आईटी प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं, तो इसीलिए वो इंडिया से अपनी कंपनियों में क्या ले जाते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स को ले जाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये एक तरीके की आउटसोर्सिंग है। कई बार ऐसा होता है कंपनी अपना काम कहाँ दे देती है, लोकल ऑफिसेज में दे देती है, तो उसे आउटसोर्सिंग बोला जाता है। जैसे एप्पल का फोन आपने देखा होगा, ठीक है, एप्पल का फोन है, मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने वहां कर ली, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यूनिट्स उनकी वहां बन गई, लेकिन उसके बाद उसे इंडिया में आके मेड इन इंडिया के नाम से कैसे बेचना है, मेड इन इंडिया में आना है तो क्या करना पड़ेगा, यहीं की लेबर से काम कराना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, यूनिट्स को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप करके लोगों को काम दिया जाता है, जनरेट करा जाता है और फिर उनसे काम कराया जाता है। समझ में आया? तो ये एक तरीके का आउटसोर्सिंग बिजनेस होता है। As a form of economic activity, outsourcing has intensified in recent time because of the growth of the fast mode of communication, particularly the growth of the information technology. आपको पता है आज की डेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे बड़ा महत्व जो है आउटसोर्सिंग का है। क्यों? आज का समय जो है बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और बहुत तेजी से कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा आज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट देखी गई है कम्युनिकेशन और आईटी प्रोफेशनल्स के क्षेत्र में देखी गई है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखी जाती है, ठीक है। Many of the services such as voice-based business processes, popularly known as BPOs and call center, record keeping, accountancy, bank services, music recording, film editing, book transcription, cleaning advice and even teaching are being outsourced by the company in developed country to the India. तो आपको पता है कि आज की डेट में मोस्टली कंपनियों ने क्या कर रखा है, अपने बीपीओ सेटअप करे हुए हैं, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, बीपीओ की फुल फॉर्म है वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस को यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पर जब बीपीओ सेटअप कर रखे हैं तो उन्होंने किस लिए कर रखे हैं, ताकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, रिकॉर्ड कीपिंग करा सके, अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करा सके, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने आउटसोर्स करके यहाँ पे बिजनेस खोला हुआ है, ठीक है। समझ में आया बच्चों?
Most multinational corporation and even small companies are outsourcing their services to India, where they can avoid at the cheap cost and reasonable degree of skill and accuracy. The low wages rate and availability of the skilled manpower in India have made in destination for global outsourcing in the post reform period. बेटा आपको मैंने जैसे बताया था कि आउटसोर्सिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लोबलाइजेशन में. भारत में जितना भी काम आ रहा है, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए या मोस्ट ऑफ द स्मॉल कंपनी हो गई, वो सारे बिजनेस के, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर रेट पे आपको क्या मिलता है, काम मिलता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को हायर कर लेते हैं अपने काम के लिए और उनसे अपना काम कराते हैं. जब वो काम कराते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, उन्हें बिजनेस में फायदा होता है और लोगों को अच्छा काम एक्यूरेसी के साथ, स्किल्स के साथ लोग करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो ये एक आउटसोर्सिंग है बच्चों, समझ में आया. ये एक प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत. चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट क्या थे. तो पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़ लेते हैं. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के. अब वाइब्रेट इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएंगी, यानी कि ज्यादा तेजी से बढ़ेगी. इधर नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो नेग्लेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था एलपीजी के क्षेत्र में. इसका मतलब इस क्षेत्र में उस पर ध्यान नहीं दिया गया. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का असर एग्रीकल्चर के क्षेत्र पे नहीं पड़ा. स्टिमुलेट लेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. पॉजिटिव इम्पैक्ट यह था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई नई इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सुधार आ रहा था. ठीक है, और उसमें अच्छा काम किया जा रहा था. नेगेटिव इम्पैक्ट था अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रोथ प्रोसेस था अर्बन क्षेत्रों का, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ना कि गांवों पर. समझ में आया, समझ में आया. चलिए पॉजिटिव पॉइंट पढ़ते हैं फिर से. अचीव ऑफ फिस्कल डेफिशिएट, यानी कि फिस्कल डेफिशिएट को कम किया जा रहा था, यानी कि जो हमारे देश में टैक्स पॉलिसीज थी उनको कम किया गया ताकि आसानी से सब लोग उसे कैलकुलेट कर सकें और सब लोग अपनी इनकम को शो कर सकें. नेक्स्ट पॉजिटिव इंपैक्ट था यहाँ पर फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति आके भारत में एफडीआई के थ्रू, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्राइवेट फर्म को स्टैब्लिश कर सकता था. तो यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहाव चला था इस एलपीजी के अंतर्गत. अचीक ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम हो गया था, इन्फ्लेशन को कम किया गया था जिससे कि इन्फ्लेशन में सुधार हो, इसीलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट था एलपीजी का. लास्ट है कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कि कंज्यूमर को ध्यान में रख के हर चीज को ध्यान, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर को ज्यादा फायदा हुआ, कंज्यूमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिली. यही कारण था कि एलपीजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट 5 लिखे हैं मैंने यहाँ पर, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे. नेगेटिव इम्पैक्ट में मैंने 2 आपको बता दिए. नेग्लेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था. सेकंड पॉइंट था अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, अर्बन क्षेत्रों पे कंसंट्रेट करा जा रहा था ग्रोथ के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों पे नहीं किया जा रहा था. इकोनॉमिक कॉलोनिज्म, यानी कि जो था आर्थिक अर्थव्यवस्था का अपने ही रूल्स बनते चले जा रहे थे. ठीक है, अर्थव्यवस्था के अपने ही रूल बनते जा रहे थे. स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी कि कंज्यूमर का कंज्यूमरिज्म ऑफ स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म का मतलब है यहाँ पे साफ साफ बोला गया उपभोक्ताओं में बढ़ावा हो गया था, यानी कि उपभोक्ता बढ़ते जा रहे थे. लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, जो ग्रोथ प्रोसेस था वो लॉप साइडेड था. ठीक है, यानी कि बढ़ तो रहे थे स्पीड लेकिन बहुत स्लोली थी, धीरे धीरे थी. कल्चरल इरोजन, और जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता थी वो खत्म होती जा रही थी एलपीजी के कारण. समझ में आया बच्चों. तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके कारण हमें पता चला. कल्चरल इरोजन का मतलब है यानी कि जो हमारी क्षमता थी, जो हस्तकला क्षेत्र था वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी. ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जान लेते हैं अगले टॉपिक की ओर. World Trade Organization (WTO). The WTO was founded in 1995 as the successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff (GATT). GATT was established in 1948 with an
with 23 countries as the global trade organization to administer all the multinational trade agreement by providing equal opportunity to all countries in international market for the trading purposes. However, this had certain problems. Hence, तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 1995 में बनाया गया, जो कि एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके अनुसार इसका फॉर्म किया गया था 1995 में। यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके द्वारा डब्ल्यूटीओ का क्या हुआ, फाउंड किया गया उनके द्वारा 1995 में, यानी कि स्टैब्लिश करा गया। ठीक है। देन उसके बाद जो गेट था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो था, उसको स्टैब्लिश करा गया था 1948 में। ठीक है, 1948 में एग्रीमेंट आया था। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको 1948 में बुलाया गया, जिसमें 23 कंट्रियों के साथ आपस में करार था और ये रूल फॉलो किया गया कि 23 कंट्रियां आपस में बिजनेस कर पाएंगी बिना किसी बैरियर के, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हर एक कंट्री को इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि वो अपने बिजनेस को वर्ल्ड तक ले जा सकें। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। यहाँ पर WTO हैज बीन एक्सपेक्टेड टू establish a rule-based trading in which nations cannot place arbitrary restriction on trade. Its purposes has mainly to expand the production and trades in order to have optimum utilization of world resources. देखो, WTO का जो establish करने का मेन मोटो था वो ये था कि देशों के बीच में किसी भी प्रकार की बिजनेस को स्थापित करने के लिए जो मेन मोटो था WTO को स्टैब्लिश करने का, उसका रीजन ये था कि वो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग व्यापार ऐसा लाए जिसके कारण किसी भी देश को किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी ना पड़े। मतलब किसी भी प्रकार का ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वहां पे ना लगा पाए कोई भी कंट्री। ठीक है, बिजनेस को करने के लिए। इट पर्पसेज नॉट मेनली टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन ऑर्डर टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो इसका जो मेन पर्पस था, जो क्या था, नेशंस जो रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, WTO का मेन रूल था कि वो रूल को स्टैब्लिश करे और ऐसे रूल बनाए जिससे कि कोई भी बिजनेस को करने के लिए, वर्ल्ड तक अपने बिजनेस को ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगाना होगा, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। और इसका मेन मोटो था प्रोडक्शन को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, ताकि वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अनुकूल यूटिलाइजेशन हो सके, यानी कि जितना है उसका अनुकूल उपयोग हो सके। ठीक है, रिसोर्सेज जितने हैं उन सबका यूज हो सके। The WTO agreement covered trade in goods as well as services to facilitate international trade through the removal of tariff as well as non-tariff barrier, provide better market access to the all country. सभी देशों में बिना किसी भेदभाव, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी टैरिफ के क्या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराना ही WTO के एग्रीमेंट्स में था। ठीक है, बीइंग अ इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO का इम्पोर्टेंट मेंबर होने के साथ साथ इंडिया हैज बीन फ्रंट फ्रेम रूल एंड द रेगुलेशन सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। इस विकसित समाज में भारत का भी रोल एक रूल्स एंड रेगुलेशन और सेफगार्ड को फॉलो करने का बनता है। India has kept commitments towards liberalization of trade in WTO by removing quantitative restriction on import and reducing tariff rate. तो इंडिया को भी WTO के मेंबर होने के साथ साथ क्या करना पड़ा, अपने देश में लिबरलाइजेशन के टुवर्ड्स कमिट होना पड़ा और अपने देश से सभी इंपोर्ट पे से क्या करना पड़ा, बैरियर्स को हटाना पड़ा, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ा और टैरिफ रेट्स को भी कम करना पड़ा। तो आशा है बच्चों आपको WTO के ये रूल्स समझ में आ गए होंगे, क्यों बना था, कब बना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फंक्शन ऑफ WTO, क्या क्या कार्य थे WTO के। इट फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें ऑपरेशन क्या क्या होगा, क्या क्या उद्देश्य हैं, ये सबको फैसिलिटेट करता है WTO। समझ में आया। इट एडमिनिस्टर द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म। ट्रेड रिव्यू
मैकेनिज्म को ये ध्यान में रखता है और कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है, यानी कि कौन, WTO ही मॉनिटर करता है सबको, ठीक है। इट एडमिनिस्टर द अंडरस्टैंडिंग रूल एंड प्रोसीजर गवर्निंग इन सेटलमेंट डिप्यूट्स। अगर किसी भी कंट्री में किसी भी प्रकार का डिप्यूट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है और डिफाइन करने की सारी जितने भी रूल्स बनेंगे, जितने भी प्रोसेसर होंगे, जितने भी सेटलमेंट होंगे, वो कहाँ होंगे, WTO में होंगे, ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। इट इज अ वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये एक तरीके से क्या काम करता है, एक तरीके से किस तरीके का है ये, मॉनिटर करता है। इट एग्जामिन द ट्रेड रूल्स फॉर इंडिविजुअल मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर्स के ट्रेड रूल्स को ये एग्जामिन करता है और डिफाइन करता है, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू म्यूचुअल टॉक्स, म्यूचुअल टॉक्स आर फॉरवर्डेड टू द WTO डिप्यूट सेटलमेंट कोर्ट। किसी भी तरीके का कोई भी सेटलमेंट कोर्ट WTO में म्यूचुअल टॉक द्वारा सॉल्व नहीं हो सकता। किसी भी कोर्ट का कोई भी मैटर WTO में म्यूचुअल टॉक्स के द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का व्यापार में सेटलमेंट। It is the management consultant of world trade. It is economists keep a close watch on activity of global economy and provide study on the main issue of the day. पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे मैनेजमेंट कंसल्ट करता है, WTO से ही वर्ल्ड ट्रेड के मैनेजमेंट को कंसल्ट करता है ये WTO। इट इकोनॉमिस्ट कीप द क्लोज वॉच ऑफ एक्टिविटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। प्रोवाइड स्टडीज ऑन द मेन इशू ऑफ द डे, और हर तरीके की अध्ययन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि बिजनेस ग्लोबली सही से चल सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी मेजर्ड इन GDP। हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ को हम किससे मेजर करते हैं, GDP से मेजर करते हैं, ठीक ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। द ग्रोथ ऑफ GDP इंक्रीजेज इन फ्रॉम 5.6 ड्यूरिंग 1991 टू 8.2 ड्यूरिंग द 2007 एंड 2012, यानी कि GDP जो हमारी 1980 और 81 में 5.6 से लेकर कितनी इंक्रीज हो गई थी, 8.2 2007 और 2012 तक। मेन हाईलाइट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग रिफॉर्म आर गिवन बिलो, जो मेन इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी और क्या क्या चेंजेस करे गए वो नीचे दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर वाज डिक्लाइन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी रिफॉर्म के इकोनॉमिक रिफॉर्म के समय पे। वाइल द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कर रहा था, उस समय फ्लक्चुएट कर रहा था। द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज बीन गॉन अप, और सर्विस सेक्टर में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी। दिस इंडिकेट दैट द ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। इसमें साफ साफ इससे यह पता चलता है कि जो ग्रोथ बढ़ रही थी वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रही थी, सीधे सीधे सर्विस सेक्टर की तरफ जा रही थी, ठीक है। ठीक है, यानी कि जो सर्विस सेक्टर में डिमांड थी लोगों की वो ज्यादा बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो रहे थे, फ्लक्चुएट हो रहे थे, और एग्रीकल्चर की ग्रोथ खत्म होती जा रही थी। द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमने देखा कि इकोनॉमी में जैसे जैसे रिफॉर्म आए वैसे वैसे हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी बहुत तेजी से इंक्रीमेंट आया, ठीक है। जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, जो हमारी इकोनॉमी थी यानी कि अर्थव्यवस्था थी, उसमें बहुत ज्यादा तेजी से क्या चेंजेस आए, रिफॉर्म्स के कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास ज्यादा होने लगे। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम अबाउट $100 million in 1991 to $400 billion in 2010 and 11। क्या था 1990 और 91 में जो FDI और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट थी, जो देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की संख्या थी वो थी 100
$100 मिलियन। तो $100 मिलियन से बढ़ के वो कितनी हो गई, 400 बिलियन हो गई, $400 बिलियन हो गई 2010 एंड 11 में। There has been an increase of foreign exchange reserve about $6 billion in 1990 to $300 billion in 2011 and 12। ठीक उसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इंक्रीमेंट आया, जो इंक्रीमेंट पहले 1990 और 91 में $6 बिलियन का होता था, वो बढ़कर हो गया $300 बिलियन का 2011 एंड 12 में एक्सचेंज रिजर्व भारत में। इन 2011 इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। 2011 में भारत दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा $US एक्सचेंज रिजर्व रखने वाला कंट्री थी। ठीक है, तो यानी कि 7वें स्थान पे थी पूरे वर्ल्ड में 2011 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, जिसके पास सबसे ज्यादा $US का रिजर्व था। ठीक है, India is seen as a successful exporter of auto parts, engineering goods, IT software and textile in the reform period। और हमने देखा कि रिफॉर्म पीरियड के समय में भारत सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्सपोर्टर साबित हुआ। किसका एक्सपोर्ट करता था सबसे ज्यादा भारत? ऑटो पार्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स करता था, IT सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई। राइजिंग प्राइस हैव आल्सो बी कीप्ड अंडर कंट्रोल। और इस समय में जो प्राइस बढ़ रहे थे उनको भी नियंत्रित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फेलियर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट भी बोल सकते हो इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, जो मैंने अभी पहले पढ़ाए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म के क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे ये देख लो। नेग्लेक्ट ऑफ agriculture, there has been deterioration of agriculture growth rate. This deterioration is root cause of problems in rural districts to that reach crisis in some part of the country. Economic reform have not been able to benefit of the agriculture sector। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि बेटा देखो, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की रिफॉर्म पीरियड के समय पे थी ग्रोथ, वो क्या थी, वो फॉल होने लग गई थी, गिरने लग गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास नहीं हो पा रहा था। इस जो विकास ना होने का कारण था, उसकी जड़ थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही थी, क्राइसिस आ गए थे। देश के कई हिस्सों में ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पा रहा था। पैसा नहीं होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और यही कारण था कि इसी कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई भी बेनिफिट इकोनॉमिक रिफॉर्म को बेनिफिट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म का कोई भी चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं आ पा रहा था। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर which includes irrigation, power roads, market leakage and research and extension has been reduced in reform period। क्यों हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में बेनिफिट क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ये था कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग करते थे, वो अब कहाँ कर रहे थे? इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे थे, वो इरिगेशन में यूज हो रहा था। जितना भी पैसा लग रहा था, जो भी इन्वेस्टमेंट था, वो कहाँ जा रहा था? इरिगेशन, पावर, रोड सप्लाई, मार्केट लिंकेज, रिसर्च, एक्सटेंशन हैज बीन रिड्यूस हो गई थी। यानी कि जो लोग अपने शोध करने के लिए, रोड बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा खर्च कर रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उस समय खर्चा नहीं हो रहा था। वो ज्यादा खर्चा कहाँ जा रहा था? वो सारा खर्चा हमने कहाँ करा? फालतू की चीजों पे उस समय करा, और हमारे पास ज्यादा लोन हो गया था। ठीक है, The removal of fertilizer subsidy has been led to increase the cost of production, which has severely affected the small and marginal farmers। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे फार्मर्स को मिलने वाली सब्सिडी को घटा दिया गया था, जिसके कारण क्या था? प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई थी। तो लोग, जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ा? जो छोटे फार्मर्स थे उन पर सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ा। Various policy changes like reduction in import duty on agriculture products, removal of minimum support price and lifting the quantitative restriction have been increased the threat of international competition to the Indian farmers। तो जैसे जैसे पॉलिसीज चेंज हुई, वेरियस पॉलिसीज में चेंजेस आए, इंपोर्ट ड्यूटीज घटा दी गई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा दिया गया। तो यही कुछ नीतियां थी जिसके कारण क्या हुआ? हमारे बिजनेस जो हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे, वो इंटरनेशनल फार्मर्स से कम्पीट नहीं कर पाए। ठीक है, और यही कारण था जिसके कारण हमारा इंडियन मार्केट खत्म होता जा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, एक्सपोर्ट
oriented policy strategy in agriculture farmers been a shift from production for the domestic market towards production for the export market focusing on the cash crop lies on the production on food grains। अब आपको पता था जैसे जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म आए वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन था डोमेस्टिक मार्केट से शिफ्ट हो गया इंटरनेशनल मार्केट पर, यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट पे। लोग क्या कर रहे थे, ऐसी क्रॉप्स को उगा रहे थे जो कि कैश क्रॉप में कन्वर्ट हो जाती थी। फूड ग्रेन्स का इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स लोग क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप्स को उगा रहे थे, जिससे कि रॉ मटेरियल डायरेक्ट उनका कैश में कन्वर्ट हो जाता था, तुरंत बिक जाता था इंटरनेशनल मार्केट में। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो ये थे कुछ नेगलेक्टिव पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर, फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अनइवन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंड जो प्रॉब्लम थी वो थी अनइवन ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर रजिस्टर्ड इवन ग्रोथ ड्यूरिंग द uneven growth during this period. This is because of the decreasing demand of industrial product due to the various reason. समय के साथ साथ जैसे जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, आपने देखा होगा कि हमारे इस समय पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड थी वो भी खत्म होती जा रही थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, अनस्टेबल थी, अनइवन थी। तो क्योंकि डिमांड क्या हो रही थी, लोगों में से डिमांड घट रही थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। उसके कुछ रीजंस ये भी थे, चीपर इंपोर्ट हैव बीन डिक्रीज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड। जो भारत में इंडस्ट्रियल गुड्स थी वो इंडस्ट्रियल कुछ ही इंडस्ट्रीज थी, और जिसके कारण हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो इंटरनेशनल मार्केट की इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं कर पा रही थी, और यही कारण था चीपर इंपोर्ट होने के कारण हमारी चीजें मार्केट से क्या हो गई, उनकी डिमांड खत्म होती चली गई, जिस कारण उनका बिकना समाप्त हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हमारा खत्म होने लगा। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स कंडीशन फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री दैट एडवर्सली इफेक्टेड टू लोकल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डेवलपिंग कंट्री। यानी कि विकसित देशों में ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होने के कारण, कि आप किसी भी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे। इनका इफेक्ट हमारे लोकल इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे पड़ा। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे देश में जब पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप वर्क कर सकते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकते हो, तो यहाँ वाले लोगों ने जहाँ पे चीपर रेट पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से मटेरियल मिल सकता था, तो हम लोगों ने क्या करा, इंपोर्ट करना चालू कर दिया उन सर्विसेज को जो सस्ती मिलती थी, ठीक है, और बेटर मिलती थी। देयर वाज एन इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच एज पावर सप्लाई। और यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे ज्यादा अपर्याप्त इन्वेस्टमेंट कहाँ करा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में किया गया, सच एज पावर सप्लाई। जैसे कि पावर सप्लाई में सबसे ज्यादा फालतू का इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पावर सप्लाईज में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया, जो कि पर्याप्त नहीं था, ठीक है। A developing country like India still does not have the access to developed country markets because of high non-tariff barrier। देखो, जो विकसित देश होते हैं जैसे कि भारत है, उसके पास अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज में एक्सेस करने का या मार्केट में एक्सेस करने का कोई भी तरीका नहीं है। वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन क्या है, वहां पर टैरिफ रेट बड़े हाई हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। वहां पे जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं वो बहुत ज्यादा हाई लगाए गए हैं। मतलब उन कंट्रीज में अगर आपको बिजनेस करना है तो उन कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस और टैरिफ को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सिडला ट्रेजेडी क्या हुआ, जिसके कारण एक ये ट्रेजेडी है बच्चों, जिस कारण हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई इन आंध्र प्रदेश रिजल्टेड द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पावर रेट्स कॉजिंग मेनी पावर लूम टू शट डाउन इन स्मॉल टाउन। श्रीधला 50 वर्कर कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ लॉस इन मीन्स ऑफ लिवलीहुड। क्या हुआ भैया, पावर हुड में सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और प्राइवेटाइज कर दिया, तो आंध्र प्रदेश में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, उन्होंने क्या करा, अपने पावर रेट्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया,
ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पावर रेट्स थे उनको इंक्रीज कर दिया। जब उन्होंने इंडस्ट्रियल पावर रेट्स को इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ, जो छोटे छोटे शहरों में इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उनमें पावर लूम्स आ गया, यानी कि उन्हें पावर लूम्स होने के कारण, बिजलीकरण होने के कारण बहुत ज्यादा पैसा और रेट इतने ज्यादा बढ़ गए थे जिस कारण उनकी इंडस्ट्री समाप्त हो गई। श्रीधला में 50 वर्कर, जो साउथ में आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, वहां पर 50 लोगों ने सुसाइड कमिट करा क्योंकि उनके पास जीवन निर्वाह करने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा था। Other failures. In addition to the above mentioned failure, the other drawback of LPG policies were, देखो इन फेलियर्स जो अभी फेलियर्स बताए गए, एक तो था हमारा नेग्लेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर और अनइवन ग्रोथ ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके अलावा ये कुछ अदर फेलियर्स थे जो एलपीजी पॉलिसीज को नेगेटिव बनाते हैं। वो क्या क्या है पहले देख लो। In addition to our mentioned failure, the other drawbacks of LPG policies were these are: it led to urban concentration of growth process, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। यहाँ पर जो फॉलो करती है एलपीजी पॉलिसीज फॉलो करती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ना करके शहरी क्षेत्रों का विकास करती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास जो होता है वो कहाँ होता है, कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है, अर्बन क्षेत्रों पे, यानी कि शहरी क्षेत्रों में। इट इनकरेज इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, यहाँ पे बोला गया यहाँ एकाधिकार जो एकाधिकार अर्थव्यवस्था का इनकरेज करती है। ये मतलब एक ही प्रकार की अर्थव्यवस्था चलेगी उसमें, ठीक है, एक ही प्रकार के रूल चलेंगे, ये उस चीज को फॉलो करती है। इट रिजल्टेड इन द स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, क्या करेगा, इसका रिजल्ट एलपीजी होने के कारण कंज्यूमरिज्म बढ़ता चले जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरिज्म हो जाएंगे, उपभोक्ता बढ़ते चले जाएंगे देश में, ठीक है। इट लेड टू कल्चरल इरोजन, और जो हमारे सांस्कृतिक साधन है या सांस्कृतिक चीजें हैं उनका क्या होगा, यहाँ पर समाप्ति होना चालू हो जाएगा, उनकी डिमांड खत्म होना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में भी बताया था जब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ाए थे आपको। तो बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, ये चैप्टर आपका समाप्त। दोनों वीडियोस आप ध्यान से देख लीजिए। इफ यू हैड एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, मैंने दोनों चीजें आपको दे दी है। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ।